उड़ीसा में बालासोर के जिला अस्पताल में शनिवार की दोपहर को जब बीबीसी संवाददाता अमिताभ भट्टासी दाखिल हुए तो उन्होंने लोगों से पूछा कि अस्पताल का शवगृह कहाँ है। अमिताभ के मुताबिक जब मैं शवगृह की ओर बढ़ रहा था तब मैं पुरुषों, महिलाओं और युवाओं के चेहरे को देख सकता था जो शवगृह के अंदर से आवाज़ आने का इंतज़ार कर रहे थे। इनमें से कुछ मृतकों की पहचान करने तो कुछ शवों को घर लेने आए थे। एक ऐसी आवाज़ के इंतज़ार में ये लोग थे जिसे वो सुनना नहीं चाहते थे, लेकिन वो जानते थे कि इसे टाला भी नहीं जा सकता है। संतोष कुमार साहू के लिए शुक्रवार की रात आया एक फ़ोन कॉल बहुत अप्रत्याशित था। ये उनके ससुराल से आया था। उनको खबर मिली कि उनके रिश्तेदार उसी बदकिस्मत शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे जो मालगाड़ी से टकराई थी। ये देश के सबसे भयानक रेल हादसों में से एक है। 3 ट्रेनों के चपेट में आने से भीषण हादसा हुआ जिसमें अभी तक 288 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। साहू कहते हैं, मेरी पत्नी के भाई बालासोर में काम करते थे और हर वीकेंड जयपुर में अपने घर पत्नी और 2 बेटों से मिलने जाते थे। ये वो बीते कई सालों से कर रहे थे। साहू शुक्रवार की रात खुद बालासोर जिला अस्पताल पहुंचना चाहते थे, लेकिन उन्हें वहां जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं मिली। उन्हें शनिवार की सुबह जाकर एक कार मिली जिसकी मदद से वे घटनास्थल पहुंचे। वो अपने रिश्तेदार का शव लेने के लिए शवगृह के बाहर खड़े हुए थे। हालांकि आशीष को ट्रांसपोर्ट को लेकर कोई दिक्कत नहीं हुई। वो शुक्रवार की रात को 8 बजे ही अस्पताल पहुंच गए थे क्योंकि वो अस्पताल के नज़दीक ही हॉस्टल में रहते थे। साहू की तरह आशीष को भी ससुराल से फ़ोन कॉल आया था, लेकिन उन्हें फ़ोन करने के पीछे वजह कुछ अलग थी। आशीष और 100 से अधिक दूसरे मेडिकल के छात्रों को शुक्रवार की शाम ही आपात स्थिति में अस्पताल बुला लिया गया था। बालासोर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के सामने मेडिकल छात्र आशीष बातचीत में कहते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि 24 घंटों के अंदर ये जगह किस तरह की हो गई है। हम वार्ड की तरफ जा भी नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे घायल लेटे हुए थे। मैं एक घायल का इलाज करता था तो दूसरे मरीज़ की तरफ से आवाज़ आ जाती थी। सभी छात्रों को ग्रुप में बांटकर अलग अलग विभागों के सीनियर डॉक्टरों की मदद में लगा दिया गया था। पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी, डॉक्टर, नर्स, वॉलंटियर्स जो भी उपलब्ध थे उन्हें कॉल करके या सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए बुला लिया गया था। बालासोर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक ज़िला अस्पताल है जिसके कारण उसके पास बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ऐसी सूरत में उसके पास बड़ी संख्या में मरीज़ भी संभालने की ताकत नहीं है। वार्डों में बुनियादी सुविधाओं की कमी साफ नज़र आ रही थी। ट्रेन हादसे के पीड़ित लोग फर्श पर पड़े थे। इनमें से कुछ बेहोश थे तो कुछ होश में थे। होश में जो लोग थे वे काफ़ी दर्द में थे। अमिताभ अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं, जब मैं अस्पताल के अंदर वार्ड में पहुंचा तो हमारी मुलाकात ऋत्विक पात्रा से हुई। वे दुर्घटनाग्रस्त शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस से चेन्नई जा रहे थे। बिस्तर पर लेटे ऋत्विक के माथे पर खून से सनी पट्टी और पैर में प्लास्टर लगा हुआ था। वे बेड पर जरूर थे लेकिन अन्य पीड़ित फर्श पर पड़े हुए थे। पात्रा कहते हैं, मैं बस याद कर सकता था कि एक बड़ा धमाका हुआ और हम पलट गए। हालांकि मैं होश में था। मैं मलबे के नीचे दब गया था। मलबे के नीचे मेरे जैसे और भी कई लोग थे। पात्रा दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे तो दूसरी तरफ पंकज पासवान दक्षिण भारत से अपने घर बिहार जा रहे थे। पंकज यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे याद नहीं कि क्या हुआ। मैं खुद मलबे से बाहर आया। बाद में मैंने सुना कि हमारी ट्रेन मालगाड़ी के साथ टकरा गई है। हमें जानकारी मिली कि कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के कुछ डिब्बे अनारक्षित थे। जब किसी व्यक्ति को ऑन स्पॉट कहीं की यात्रा करनी होती है तो उन्हें किसी तरह के अनारक्षित डिब्बों में जगह मिलती है। इन डिब्बों में यात्रा करने वालों के नाम और उनकी जानकारी रेलवे रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की जाती। यही मुख्य वजह है कि 160 से ज़्यादा लावारिश पड़े शवों की पहचान नहीं हो पाई है। हादसे के वक्त घटनाओं का क्रम जो भी रहा हो, लेकिन सभी को यकीन था कि बालासोर जिला अस्पताल में इतने मरीजों को संभालने के लिए बुनियादी ढांचा नहीं है। ऐसे में पीड़ितों को बड़े और बेहतर सुविधाओं वाले अस्पतालों में शिफ्ट करने का फैसला लिया गया। एनजीओ कार्यकर्ता समीर जठानिया शुक्रवार को ट्रेन दुर्घटना के बाद से अस्पताल में मरीजों की मदद कर रहे हैं। वो कहते हैं, गंभीर रूप से घायल मरीजों को शिफ्ट करने का फैसला बहुत अच्छा है। इस अस्पताल में इतने मरीजों को इलाज देने के लिए बुनियादी ढांचा नहीं है।
जेठानिया ने बताया, जैसे ही हमें हादसे के बारे में पता चला आम लोग मदद के लिए आगे आने लगे। शुरुआत में हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। एक के बाद एक एम्बुलेंस मरीजों को लेकर जा रही थी। पीड़ितों के रिश्तेदार इधर उधर भाग रहे थे। कुछ ही घंटों के अंदर मदद करने के लिए वॉलंटियर आ गए थे। उन्होंने घायलों को खाने का सामान और पानी देना शुरू कर दिया। हम लोग दवाएं बांटने का काम कर रहे थे। करीब 300 लोग रक्तदान करने के लिए लाइनों में खड़े थे। शनिवार सुबह 3 बजे तक मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करने का काम शुरू हो गया था। मेडिकल छात्र आशीष और एनजीओ कार्यकर्ता समीर जेठानिया ने कहा कि घायलों को कटक, भुवनेश्वर और कोलकाता भेजने का फैसला अच्छा था, क्योंकि इस अस्पताल में इलाज संभव नहीं था। हालांकि गंभीर रूप से घायल मरीजों को बेहतर अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन वीवीआईपी लोगों के आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।